जब मैंने इस चर्चा के लिए दिए गए स्रोत का शीर्षक पढ़ा, पैसा कैसे काम करता है, मॉड्यूल #1 समझो, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल ही यही आया कि सिर्फ एक नियम, मतलब पैसे जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को सिर्फ एक नियम में समेटा जा सकता है क्या? ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम तो हमेशा सैकड़ों टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सुनते हैं। सही बात है। और आज हमारी बातचीत का आधार यही दिलचस्प पहेली है। स्रोत है द वेल्थ कॉम्पस, डिकोडिंग रूल नंबर 1 का एक अंश। इसकी शुरुआत ही मतलब एक सस्पेंस से होती है। हाँ, वो सीधे सीधे कुछ नहीं बताते। बिल्कुल, ये हमें नियम #1 को समझने को कहता है, पर उसे बताता नहीं। इसके बजाय किताब के अगले 3 हिस्से 3 अलग अलग फिलॉसफीज या कह लें कि दर्शन पर बात करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 फिलॉसफीज में गहराई से उतरेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक हमें किस असली नियम #1 की तरफ इशारा कर रहा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और वो इमोजी, मॉड्यूल और लाइट, वो भी तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। वो इशारा कर रहे हैं कि ये सफर थोड़ा दिमाग घुमाने वाला होगा, लेकिन अंत में एक आहा मोमेंट जरूर आएगा। मतलब ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, ये सोच का तरीका बदलने के बारे में है। सही। तो चलिए इस पहेली के 3 हिस्सों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो किताब में जिस पहली सोच या मानसिकता की बात की गई है वो है पैसे को सिर्फ खर्च करने वाली चीज नहीं, बल्कि अपना कर्मचारी समझना। अब ये जुमला तो हम में से कई लोगों ने सुना होगा, लेट योर मनी वर्क फॉर यू, पर यह स्रोत से एक कदम आगे ले जाता है। ये कहता है कि हमें हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखना चाहिए जिसे हम काम पर भेज रहे हैं। हाँ, और ये देखने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर असल में ये हमारी पूरी पहचान बदल देता है। अच्छा जी, ये हमें एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से एक पूंजीपति या कैपिटल एलोकेटर में बदल देता है, चाहे हमारी आय कितनी भी क्यों ना हो। सोचिए, अगर आपकी जेब में 1000 रुपए हैं और आप उसे कर्मचारी की तरह देखते हैं, तो आप खुद से सवाल पूछेंगे, मैं इस कर्मचारी को आज कहाँ काम पर लगाऊं? सही। क्या मैं इसे किसी ऐसी जगह भेज दूं जहां ये सिर्फ खर्च हो जाएगा और वापस नहीं आएगा, जैसे किसी महंगी कॉफी शॉप में? या मैं इसे ऐसी जगह निवेश करूं जहां ये अपने साथ कुछ और रुपए कमा कर ले आएगा? लेकिन क्या ये सोच थोड़ी थका देने वाली नहीं है? हाँ। मेरा मतलब है, अगर कोई हर छोटे मोटे खर्च के लिए इतना सोचने लगे कि मेरे 10 रुपए का समोसा मेरे लिए क्या कमा कर लाएगा, तो जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है। और लेखक भी ये साफ करता है कि इसका मतलब हर रुपए का हिसाब किताब रखना नहीं है। ये माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये मानसिकता के बारे में है। ओके। एक कंपनी का सीईओ हर कर्मचारी के काम पर नजर नहीं रखता है ना? नहीं। लेकिन वो कंपनी की दिशा तय करता है कि हमारा पैसा और मेहनत किस बड़े प्रोजेक्ट में लगेगी। ठीक उसी तरह ये मानसिकता हमारे बड़े फैसलों पर असर डालती है। जैसे क्या हमें एक नई कार खरीदनी चाहिए जो सिर्फ एक खर्च है, या उन पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जो भविष्य में आय का स्रोत बन सके। ये रोजमर्रा की जिंदगी को बोझिल बनाने के लिए नहीं है, अच्छा, बल्कि बड़े वित्तीय फैसलों को एक साफ दिशा देने के लिए है। समझ गया। तो ये एक स्ट्रेटेजिक सोच है, ना कि कोई रोज की अकाउंटिंग। ठीक है, ये पहली फिलॉसफी तो काफी दमदार है। लेकिन किताब में जो दूसरा आइडिया है वो थोड़ा उल्टा लगता है। अच्छा? वो आक्रामक तरीके से पैसा कमाने के बजाय रक्षात्मक होने की बात करता है, और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे के मशहूर नियम का हवाला दिया गया है। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाओ। हाँ, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। और यहीं पे वो दिमाग चकराने वाला इमोजी माओ सही बैठता है, क्योंकि आमतौर पर जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा रिटर्न, मुनाफे और कमाई पर होता है। बिल्कुल। ये नियम कहता है कि अमीर बनने का रास्ता कमाई से नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसे बचाने से शुरू होता है। इसके पीछे का गणित बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो गणित तो मैंने भी सुना है कि अगर आप 50% गवाते हैं तो वापस उसी जगह आने के लिए 100% कमाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सिर्फ गणित की बात नहीं है, यहाँ समय की भी बात है जो उससे भी ज्यादा कीमती है। समय? वो कैसे? सोचिए, 50% का नुकसान झेलने के बाद आपको 100% रिटर्न कमाने में शायद 2 या 3 साल लग जाए। हाँ, हो सकता है। ये वो 2-3 साल हैं जिनमें आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी पुरानी जगह पर वापस आने की कोशिश कर रहा था। सही बात है। आपने सिर्फ पैसा नहीं खोया,
आपने सबसे कीमती चीज खो दी, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का समय। कंपाउंडिंग एक ऐसी ट्रेन है जिसे आप एक बार रोक दें तो उसे वापस उसी रफ्तार पर लाने में बहुत वक्त और ऊर्जा लगती है। तो पैसा न गंवाना ये पक्का करता है कि आपकी ट्रेन कभी रुके ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। हर निवेश में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है जी। अगर कोई पैसा गंवाने से इतना ही डरने लगेगा तो वो कभी निवेश ही नहीं कर पाएगा। वो तो अपना सारा पैसा बैंक में ही रखेगा जहां रिटर्न लगभग शून्य होता है। तो फिर इस नियम का असल में मतलब क्या है? क्या ये हमें ज्यादा डरपोक नहीं बना रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है और लेखक ये स्पष्ट करता है कि पैसा मत गवाओ का मतलब जोखिम मत लो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है बेवकूफी भरे जोखिम मत लो। मतलब बिना सोचे समझे पैसे लगाना। हाँ, ये हमें किसी की बातों में आकर या जल्दी अमीर बनने के लालच में पैसा लगाने से रोकता है। ये कहता है कि निवेश करने से पहले अपना होमवर्क करो, समझो कि तुम कहाँ पैसा लगा रहे हो और सबसे बुरी स्थिति में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाओ। ये डरपोक होने के बारे में नहीं है, ये समझदार होने के बारे में है। ये एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। आप कितनी भी ऊंची इमारत बना लें, अगर नींव कमजोर है तो वो एक झटके में गिर जाएगी। बिल्कुल, ये नियम हमारी वित्तीय इमारत की नींव है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बड़े विचार हैं। एक मानसिकता जो हमें एक निवेशक की तरह सोचना सिखाती है, और दूसरा एक सुरक्षा कवच जो हमारी पूंजी को बचाता है। जी। अब ये हमें किताब की तीसरी और शायद सबसे व्यवहारिक फिलॉसफी पर लाता है जिसके बारे में हम सबने सुना है। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर लेखक इसे नियम #1 का एक मजबूत दावेदार क्यों मानता है? क्योंकि ये नियम हमारी आदतों और प्राथमिकताओं पर सीधा हमला करता है। ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं? सैलरी आती है, फिर वो किराया, EMI, बिल, घूमना फिरना, शॉपिंग सब कुछ करते हैं, और महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे बचाने की सोचते हैं। सही। ये नियम इस पूरी प्रक्रिया को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि जैसे ही सैलरी आए, बाकी सब कुछ करने से पहले एक तय हिस्सा जैसे 10 या 15% निकालकर सीधे अपने निवेश अकाउंट में डाल दो। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? मान लीजिए किसी की आय कम है और महीने के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं। एक बहुत जरूरी पॉइंट है ये। उनके लिए तो किराया और बच्चों की फीस देना पहली प्राथमिकता होगी। क्या उनके लिए ये नियम एक बोझ नहीं बन जाएगा जिससे वो और ज्यादा तनाव में आ जाएं? यही सबसे आम और जायज आलोचना है इस नियम की, और स्रोत इस पर बात करता है। वो कहता है कि ये नियम रकम के बारे में है ही नहीं, या आदत के बारे में है। आदत? हाँ, अगर कोई 15% नहीं बचा सकता तो क्या वो 5% बचा सकता है? अगर 5% नहीं तो क्या 1% बचा सकता है? मुद्दा ये है कि आप बचत को अपनी मर्जी पर नहीं छोड़ रहे, आप उसे एक अनिवार्य खर्च बना रहे हैं। ठीक बिजली के बिल की तरह। अच्छा। आप बिजली का बिल ये सोचकर नहीं टालते कि इस महीने पैसे बचेंगे तो भरूंगा। हाँ। आप उसे भरते ही हैं। ये नियम कहता है कि अपने भविष्य को भी उतनी ही इज्जत दो। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव है जो हम खुद पर खेलते हैं। बिल्कुल। एक दोस्त ने इसे अपनाते हुए एक मजेदार नाम दिया था, फ्यूचर सेल्फ टैक्स, यानी भविष्य के मेरे लिए टैक्स। हाँ, ये अच्छा है। उसने अपने बैंक में एक ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट कर दिया। शुरू में उसे बहुत चुभता था, लगता था कि महीने की शुरुआत में ही पैसे कम हो गए। होता है। लेकिन 1 साल बाद जब उसने अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। सही। यहीं पर वो आइडिया वाला इमोजी फिट होता है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी किसी और के प्रति नहीं, बल्कि आपके अपने भविष्य के प्रति है। ये तो वाकई में सोचने का एक अलग नजरिया है। तो हमारे पास 3 बहुत ही मजबूत दावेदार हैं नियम 1 के लिए। पहला, एक दार्शनिक बदलाव, पैसे को कर्मचारी समझना। दूसरा, एक रक्षात्मक सिद्धांत, पैसा गंवाने से बचना। और तीसरा, एक व्यवहारिक आदत, सबसे पहले खुद को भुगतान करना। जी। ये तीनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। तो क्या लेखक हमें ये कह रहा है कि इनमें से कोई एक चुन लो जो आपको पसंद आए? मुझे लगता है कि किताब का असली संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब? शायद लेखक जानबूझकर हमें इन 3 रास्तों पर ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि असली नियम 1 इनमें से कोई एक नहीं है, बल्कि असली नियम इन तीनों का मिश्रण है, एक पूरा सिस्टम है। 1 मिनट, ये दिलचस्प है। आप क्या कहना चाहती हैं? सोचकर देखिए। सबसे पहले खुद को भुगतान करें।
वो आदत है जो आपके निवेश की गाड़ी का इंजन है। ठीक है। ये पक्का करता है कि गाड़ी में लगातार ईंधन भरता रहे। लेकिन सिर्फ इंजन होने से गाड़ी कहीं पहुंचती नहीं। आपको एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए जो उसे सही दिशा दे। पैसे को अपना कर्मचारी समझे वाली मानसिकता ही वो स्टीयरिंग व्हील है। ये तय करता है कि आप उस पैसे को कहाँ निवेश करेंगे जहां वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। और ब्रेक। और आखिर में कभी पैसा मत गवाओ वाला सिद्धांत आपकी गाड़ी के ब्रेक्स और सीट बेल्ट की तरह है। ये आपको किसी बड़े हादसे से बचाता है और ये पक्का करता है कि आप सफर में बने रहें। वाह। इनमें से कोई एक भी चीज गायब हो तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी या खतरनाक हो जाएगी। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही नया दृष्टिकोण है। तो नियम नंबर 1 कोई एक अकेला विचार नहीं, बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है पैसे को लेकर। बिल्कुल। एक इंजन, एक स्टीयरिंग व्हील और एक सुरक्षा सिस्टम। ये स्रोत हमें टुकड़ों में जानकारी नहीं दे रहा था, बल्कि हमें उन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने के लिए कह रहा था। बिल्कुल। और शायद इसीलिए किताब का नाम द वेल्थ कंपास है, द वेल्थ मैप नहीं। अच्छा। एक मैप आपको मंजिल तक का पूरा रास्ता बता देता है, लेकिन एक कंपास आपको सिर्फ दिशा बताता है। रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है। सही बात है। ये 3 सिद्धांत वही कंपास हैं जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में इंगित करते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? स्रोत हमें एक पहेली देता है और हमें उसका हल खोजने के लिए उकसाता है, ताकि हम सिर्फ रटने के बजाय सिद्धांत को सच में समझें। ये एक तैयार जवाब देने के बजाय हमें सोचने पर मजबूर करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम इन तीनों में से किसे नियम 1 कहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस पूरे सिस्टम को अपने जीवन में लागू करें, और उन्हें लगातार अनुशासन के साथ लागू करने के बारे में है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और ये तीनों ही पैसे को काम पर लगाना, पूंजी को सुरक्षित रखना और खुद को पहले भुगतान करना, ऐसे ही सिद्धांत हैं। यह बातचीत एक ऐसे विचार पर खत्म होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी। अगर आपको अपने सभी वित्तीय फैसलों का मार्गदर्शन करने के लिए पैसा का सिर्फ एक नियम #1 कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखना हो और उसे अपनी स्क्रीन पर चिपकाना हो, तो वो क्या होगा? स्रोत हमें एक किताब में नियम खोजने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली नियम वो है जिसे हम खुद के लिए इन गहरे सिद्धांतों को समझने के बाद परिभाषित करते हैं।